तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम थोड़ा बहुत रिएक्ट नेटिव के बारे में जानेंगे कि रिएक्ट नेटिव क्या होती है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, आजकल ये हाई डिमांडिंग कैसे है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, हम सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिएक्ट नेटिव क्या होती है, हम इसका क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले रिएक्ट नेटिव क्या है। रिएक्ट नेटिव एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो हमारा क्या करता है कि हाइब्रिड ऐप बनाने में काम आता है। देखिए, यहाँ पे हाइब्रिड ऐप का क्या मतलब है कि अगर हमने एक कोड लिखा, वो कोड हमारा एंड्रॉयड पे भी चलेगा और सेम आईओएस पे भी चलेगा। अगर मैं सिर्फ नेटिव एप्लीकेशन की बात करूँ, नेटिव एप्लीकेशन में क्या होता है, अगर आप कोई ऐप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप आईओएस की ऐप बना रहे हैं तो आपको स्विफ्ट आनी चाहिए और वो सिर्फ आईओएस, वो कोड सिर्फ आईओएस डिवाइस के लिए ही चलेगा। अगर आप एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहते हैं तो आपको जावा या कोटलिन में कोडिंग करनी पड़ेगी और वो कोड सिर्फ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए चलेगा। अगर यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर आप एक सेम ऐप बनाना चाहते हैं और उसकी कोडिंग आप नेटिव लैंग्वेज में करते हैं, आपको 2 डेवलपर हायर करने पड़ेंगे। फर्स्ट एक एंड्रॉयड डेवलपर, सेकंड आईओएस डेवलपर। यहाँ पे क्या होता है कि टाइम कंज्यूम हो रहा है, हमें दो डेवलपर हायर करने पड़े और दोनों को सैलरी देनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है। बट अगर आप एक रिएक्ट नेटिव डेवलपर हायर करते हैं, वो क्या करेगा, आपको सेम कोड से दोनों ऐप बनाकर दे देगा। देखिए यहाँ पे कितना बेनिफिट है। एक तो हमारा टाइम बच रहा है और सिर्फ एक ही रिसोर्स आपका लग रहा है कि एक ही रिसोर्स आपका यहाँ पे लगा, उसने क्या किया कि आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना दी और आईओएस एप्लीकेशन भी बना दी। इसी करके आजकल हम ज़्यादा डेवलपमेंट हाइब्रिड ऐप के अंदर हो रही है। तो बट ऐसा भी नहीं है कि अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है कि नेटिव एप्लीकेशन ही ख़त्म होगी, कोई कोड ही नहीं करता। बस स्टिल अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम, जैसे मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, मेरी कंपनी दोनों ऐप के ऊपर काम करती है, नेटिव ऐप भी बनवाती है, हाइब्रिड ऐप भी बनाती है। वो तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, या अगर कोई क्लाइंट स्पेसिफिक ही बोल दे कि मेरे को स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए ही चाहिए, तो तब हमें नेटिव लैंग्वेज में वो कोड करना पड़ेगा। वरना हम हाइब्रिड ऐप में ही ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इससे हमारा टाइम बच रहा है, सब कुछ बच रहा है। तो ये मैंने बता दिया कि हाइब्रिड ऐप क्या होती है, रिएक्ट नेटिव क्या होती है। और एक आता है रिएक्ट जेएस का अगर मैं बात करूँ, 60% हमारा रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव सेम है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि सबसे पहले रिएक्ट जेएस ही आई थी, उसमें सिर्फ हम वेबसाइट बना सकते थे। इसकी भी अगर मैं बात करूँ, ये रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट है, ये रिएक्ट जेएस में बनी हुई है। तो जब जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी तो रिएक्ट जेएस अब रिएक्ट नेटिव की तरफ मूव होने लगी। इन्होंने अब एंड्रॉयड और आईओएस की मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकती है रिएक्ट नेटिव से। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस टैग्स वगैरह और यूआई का डिफरेंस आ जाता है उसमें। जैसे रिएक्ट नेटिव में हम व्यू यूज़ करते हैं और रिएक्ट जेएस में हम डिव करते हैं। अगर आपको कोई भी एक चीज़ आती है रिएक्ट जेएस या रिएक्ट नेटिव, आप इजीली मूव कर सकते हो दूसरी टेक्नोलॉजी में। तो देखिए, आजकल बोल रहे हैं कि फ्लटर भी काफ़ी डिमांड में है, ये है, इसका रिएक्ट नेटिव को ओवरटेक कर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी बेकार नहीं होती, सिर्फ टाइम की रिक्वायरमेंट, टाइम की बात होती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट करंट सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि अब काफ़ी, जैसे मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था कि स्टार्टिंग में कि रिएक्ट नेटिव में जाओ या फ्लटर में जाओ, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एक भी कोई टेक्नोलॉजी अच्छे से सीख लोगे और किसी कंपनी में आपने काम किया, आपको हैंड इन एक्सपीरियंस है, तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी को विद इन 1 मंथ आराम से सीख सकते हो। क्योंकि आपको पता होता है कि हाँ, हम किसी ऐप को कैसे डेवलप करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर मैं इसकी कम्युनिटी की बात करूँ, इसकी कम्युनिटी इतनी लार्ज है कि अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आपका उसको इमीडिएटली उसका सल्यूशन स्टैक ओवरफ्लो या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे इजीली आपको मिल जाता है। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, मैं फंस गया, मेरे से अब नहीं हो रहा, कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा। तो इतनी ज़्यादा लार्ज कम्युनिटी है कि आपको कोई ना कोई सल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का मिल जाता है। अगर मैं आपके इसके वर्जन की बात करूँ, रिएक्ट नेटिव वर्जन की, आप यहीं से इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने एक्टिव है और कितनी 3 या 4 मंथ बाद, 5 मंथ बाद आजकल रिएक्ट नेटिव को अपडेट करते रहते हैं, उसके
कोड उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते रहते हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किसकी कितनी कम्युनिटी लार्ज है। तो अब मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी रिएक्ट नेटिव सीखते हैं या अदर कोई भी टेक्नोलॉजी सीखते हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत आपको थ्योरी पता होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं, ताकि आप कहीं भी इंटरव्यू दें ताकि आपको आंसर करने में थोड़ा इजी रहे। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें चीज़ें पता होता है बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि हमने थ्योरी नहीं पढ़ी होती। तो मैंने आज एक वेबसाइट देखी थी, इसमें रिएक्ट नेटिव क्या है, तो मेरे को इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से जाके यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, या आप खुद से भी कहीं से भी आपको जहाँ से अच्छा लगे आप सीख सकते हो। मतलब मेरा मेन फोकस ये है कि आपको थ्योरी पार्ट भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आज की इसमें इंट्रोडक्शन में इतना ही। अब हम आज क्या करेंगे, थोड़े बहुत रिएक्ट नेटिव में कोडिंग करेंगे, फंक्शंस करेंगे, स्टेट्स क्या होती है, अपडेट कैसे करती है स्टेट, हम हुक्स का यूज़ कर रहे हैं तो हुक्स से करेंगे, और थोड़ा बहुत इनबिल्ट जो रिएक्ट नेटिव का स्ट्रक्चर हमारा बनता है उसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ठीक है, आज चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। ऑलराइट गाइज, ये हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका जो इनबिल्ट इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो बता देता हूँ। जैसे कि एंड्रॉयड में अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, लाइक बिल्ड वगैरह बनानी है या कोई मॉड्यूल इंटरनल लिंकिंग करनी है किसी मॉड्यूल को, तब हम एंड्रॉयड फ़ोल्डर में जाएंगे। अभी के लिए आप उसको स्किप कर सकते हो, तो ऐसे ही इस फोल्डर को स्किप कर सकते हो। और अब आते हैं हम अपनी app.js में। तो app.js में जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लाइक सिमुलेटर में, ये इसका कोड है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि ये इसमें जितना भी कुछ व्यू हो रहा है हमारे सिमुलेटर पे, ये उसका कोड है। और यह है सबसे पहले हमारी जो index.js फाइल है, आप किसी भी फोल्डर के अंदर जो भी या किसी भी फाइल में या किसी भी फोल्डर में index.js फाइल है वो ऑटोमेटिकली आपकी रेंडर होती है। तो ऐसे ही इंडेक्स में हमने जो हमारा मेन कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करना होता है, और रजिस्टर कंपोनेंट में एज ए कॉल बैक उसको हमें पास करना होता है। जैसे कि हमारी इस फाइल का नाम हमने रखा हुआ है ऐप, तो ऐसे ही हमको उसी फाइल का अगर इसका नाम अलग होता जैसे कि होम कंपोनेंट, तो यहाँ पे हमारा आता होम, और हमको उस होम को यहाँ पे पास कर देना था। ठीक है, ये इसके बाद हमने इसको एज ए कॉल बैक अपने कंपोनेंट को पास कर देना। उसके बाद रिएक्ट नेटिव की सारी इंटरनल वर्किंग होती है, वो उसको कैसे रेंडर करना है कैसे नहीं करता वो उनकी हेडेक है। हमें सिर्फ अपने मेन कंपोनेंट को ऐप रजिस्टर करना होता है, दैट्स इट। उसके बाद चलते हैं हम अपनी ऐप स्क्रीन पर। ठीक है, हम इतना सारा कोड नहीं चाहिए अननेसेसरी। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको अपनी फेवरेट स्निपेट के बारे में बताता हूँ। जैसे कि रिएक्ट नेटिव स्निपेट, ये ऑटोमेटिक हम कमांड लाइन लिखेंगे, कुछ इसके स्निपेट्स लिखेंगे, ये ऑटोमेटिकली हमें एक पूरा फंक्शनल कंपोनेंट, या अगर हमने क्लास कराना तो क्लास कंपोनेंट क्रिएट करके दे देगा, जैसे कि यहाँ पे है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी app.js फाइल में, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे, अगर हमें क्लास कंपोनेंट यूज़ करना है तो RNC और अपनी क्लास का नाम। ठीक है, बट हम इसमें हुक्स यूज़ करेंगे तो हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं RNFC ऐप। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ आपको कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट लाइब्रेरी होती है वो इंपोर्ट करनी होती है हमें रिएक्ट, और रिएक्ट में जितने भी हमारे फिर उसके बाद करनी होती है रिएक्ट नेटिव के हमारे यहाँ पे इस टाइम हमें 3 कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो इसके बारे में बता देता हूँ। व्यू, तो सबसे पहले व्यू क्या होता है। व्यू अगर आप HTML CSS से थोड़ा फैमिलियर है तो आपको इसको समझने में काफ़ी ईजी होएगी। तो जैसे कि व्यू लाइक एक डिव जैसे डिव कंटेनर होता है, ऐसे ही हमारा एक व्यू कंटेनर है। व्यू के अंदर जितने भी हमारा कंटेंट है वो शो होगा। लाइक ये एक पेरेंट कंटेनर की तरह यहाँ पे है, इसके अंदर हमारा एक टेक्स्ट नाम से एक चाइल्ड है। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्टाइल्स नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, और स्टाइल्स डॉट क्रिएट अंदर मेथड के अंदर जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे स्टाइल के वो हम रखेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका नाम है कंटेनर, इसका नाम अगर होता कुछ भी कंफ्यूज मत होना, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि माई स्टाइल।
और अगर माई स्टाइल नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ दी, जैसे कि फ्लेक्स वन क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। फ्लेक्स वन क्या करता है, जितनी भी आपका जो मेन पेरेंट होगा वो उसको पूरे का पूरा फ्लेक्स कर देगा। जैसे कि मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया, जैसे कि मैं आपको बताऊँ बैकग्राउंड कलर पिंक। ओके हमने अपने ऑब्जेक्ट का नाम चेंज किया था। लाइक अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करते हो तो आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट का नेम और उस की डॉट करके उस की का नेम। तो हमारा ये स्टाइल्स नाम का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने एक की है माई स्टाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट है। तो स्टाइल्स डॉट माई स्टाइल करके इंपोर्ट किया तो यहाँ पे आ गया। तो जस्टिफाई कंटेनर क्या करेगा, जस्टिफाइड कंटेनर हमारा क्या करता है, टॉप टू बॉटम जितने भी टॉप से बॉटम के बीच उसको सेंटर में लेके आ जाता है जो भी हमारा कंटेंट होता है। और अलाइन आइटम क्या करता है, हमारा लेफ़्ट टू राइट जो भी कंटेंट होता है उसको सेंटर में लेके आ जाता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं टेक्स्ट की बात। टेक्स्ट की बात, जितना भी हमारा स्ट्रिंग होगी, जो भी हमें शो होगा वो लाइक जो हमारी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर ही हमें लिखना होता है। जैसे कि हम HTML की बात करें उसमें पैराग्राफ में लिख देते हैं, H1 टैग्स में लिख देते हैं। तो ऐसे ही, बट इसमें क्या है, ये इसके सिंटैक्स है जो प्री डिफाइंड सिंटैक्स है जो हमें फॉलो ही करने होते हैं। टेक्स्ट के अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे जैसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट है, एक जेन्युइन सा कंपोनेंट है कि टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट ही होगा। तो ऐसे हमने ये टेक्स्ट लिख दिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं फंक्शन। अब हम कोई अलर्ट वगैरह कराते हैं या कंसोल कराएंगे, वो सब चीज़ अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करते हाय आई एम कुलशेर खान। तो अब हम इसका डिबगर मोड ऑन करते हैं। कमांड और डी, सिमुलेटर पे क्लिक करने के बाद कमांड और डी प्रेस करना है तो आपको ये पॉपअप होएगा। और डिबग विद क्रोम आप क्लिक करेंगे तो क्रोम के अंदर आपका डिबगर मोड ऑन हो जाएगा। तो अगर कई बार क्या होता है कि कमांड डी प्रेस करने से ये पॉपअप नहीं आता, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और सिमुलेटर पे जाके डिवाइस पे जाके शेक पे जाके क्लिक कर देना है और फिर डिबग विद क्रोम। ठीक है, ये आपने डिबगर क्रोम का डिबगर ओपन हो चुका है। आपको इसको इंस्पेक्ट करना है और कंसोल पे जाके चेक करना है जो आपने यहाँ पे कंसोल पे लिखा था, जैसे कि हाय आई एम गुलशेर खान। तो ये आ चुका है। तो चलिए अब हम एक कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं लाइक टचेबल ओपेसिटी। या इसके पहले मैं आपको कर देता हूँ, बताता हूँ एक बटन। टाइटल, ठीक है, ये हमारा एक टचेबल बटन ओपन हो चुका है। सॉरी, हमने एक इंपोर्ट करके इसको यूज़ किया है। तो हम इसके क्लिक पे हम एक अलर्ट शो कराएंगे। तो उसके लिए इसका एक प्रोप्स होता है ऑन प्रेस। ये प्रोप्स है, मैं प्रोप्स और सेट के बारे में भी आपको बताऊंगा। ऑन प्रेस इसका एक प्रोप्स है। इसके अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन भेजना होता है या डायरेक्ट फंक्शन भेजना होता है। तो मतलब वो कॉल बैक फंक्शन होगा। तो उसके लिए हम डबल प्रेसेस एंड एरो फंक्शन और अलर्ट हाई। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक फंक्शन कॉल हुआ, उसमें हमारा अलर्ट पॉपअप हो गया। तो ऐसे ही अगर आपको एक फंक्शन क्रिएट किया, जैसे कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया कि हेलो नाम से एरो फंक्शन क्रिएट किया और यहाँ पे लिख दिया मैंने हाय। तो ये सेम ही बात है, हेलो। ओके, हम एक
फंक्शनल कंपोनेंट में उसकी टाइप डिफ़ाइन करनी होती है फंक्शन की। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हाई अलर्ट हो गया। तो ये होता है हमें यहाँ पे भी हमने एक कॉल बैक फंक्शन, इसमें ऑन प्रेस हमारा कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो चलिए अब हम अपनी इसमें करते हैं स्टेट को इनिशियलाइज़। देखिए अगर आप क्लास से बोलोगे तो मैं इसको क्लास में भी करवा दूंगा, बट अभी के लिए हमने हुक स्टार्ट किया तो हम हुक्स पे फोकस करते हैं। तो इसका एक हुक्स होता है यूज़ स्टेट, जो हमारी स्टेट को मेंटेन करेगा, लाइक कॉन्स्ट माई नंबर सेट नंबर यूज़ स्टेट। ठीक है, ये मत सोचना कि ये मैंने क्या लिख दिया, तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा। माई नेम लाइक एक वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल स्टेट का यही फ़ायदा है कि हम स्टेट की वैल्यू को कभी भी अपडेट कर सकते हैं। अपने एक्शन कोई परफॉर्म करा दिया, कुछ भी हम करके हम अपने स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। और सेट नेम करके एक मेथड कॉल होगा जो हमारी इनिशियल वैल्यू को अपडेट करेगा। जैसे कि माई नंबर को हमने रख दिया कि स्टार्टिंग में 10, ठीक है। और अब हम प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग माई नम, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं अब हम कॉन्स्ट चेंज नम नाम से। यहाँ पे हम जैसे कि मैं पहले यहाँ पे आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ नम की वैल्यू माई नम। और अब हम इसको कर देते हैं कमेंट और प्रेस, इस पे फंक्शन कॉल करते हैं चेंज नम। अब चेक करते हैं, क्लियर करने के बाद क्लिक मी, ये देखिए जो हमारी स्टेट में वैल्यू थी वो प्रिंट हो चुकी है। तो अब मेरे को स्टेट की वैल्यू को अपडेट करना है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, आइए देखते हैं। जो हमने सेकंड नेम लिया था अपने स्टेट में, इसको लिखना है सेट नंबर। और इसमें जो भी आपको वैल्यू अपडेट करनी है, जैसे मेरे को 10 का करना है 20, ठीक है। अब मैं फिर से कंसोल कराऊंगा, अब चेक करूंगा माई नम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ बिफोर अपडेट नम वैल्यू, आफ्टर अपडेट नम वैल्यू। ये मैंने किया रिफ्रेश। तो चलिए अब मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ। वैसे इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ये हमेशा दोनों बार अपडेटेड वैल्यू देगा। मैंने किया क्लिक मी, ये देखिए बिफोर अपडेट वैल्यू और आफ्टर अपडेट वैल्यू, जहाँ भी स्टेट यूज़ हो रखी थी इमीडिएट, वहाँ पे इसने उसको अपडेट कर दिया है 2020। इसको मैं फिर हटा देता हूँ क्योंकि वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। माई नम वैल्यू, ये देखें हमें अपडेटेड वैल्यू मिल रही है 2020 ये, बट इसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी 10। तो ऐसे हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट की वैल्यू को अपडेट करते हैं। तो आज की वीडियो में आई होप इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।